क्लास 10th विषय हिंदी व्याकरण। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पत्र लेखन का अध्ययन करेंगे। पत्र लेखन क्या होता है? पत्र लेखन, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि पत्र लेखन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, कैसे पड़ती है। दूरसंचार साधनों के क्षेत्र में आज क्रांति हुई है तथा दूरभाष जैसे साधन सर्वसुलभ होने के अतिरिक्त उपयोग भी सिद्ध हुए हैं। इन साधनों के बावजूद आज भी पत्रों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। अनेक दृष्टियों से पत्र लेखन आवश्यक और उपयोगी है। यही नहीं, आधुनिक युग में पत्रों के प्रकार और आकार, विषय और सामग्री में भी परिवर्तन हुए हैं। पत्रों के प्रकार। पत्रों को विषय वस्तु एवं शैली के आधार पर दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी कि हम पत्रों के प्रकार को दो वर्गों में रख सकते हैं। पहला औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। अब देख लेंगे औपचारिक पत्र के अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं। सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी संदर्भों में औपचारिक स्तर पर भेजे जाने वाले पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं। इनमें व्यवसायिक, कार्यालयी और सामान्य जीवन व्यवहार के संदर्भ में लिए जाने वाले पत्रों को शामिल किया जा सकता है। इन पत्रों में संक्षिप्तता मतलब संक्षेप में, छोटे में होना चाहिए। स्पष्टता भी होनी चाहिए। अस्पष्ट भाषा में शब्दों को लिखना चाहिए कि जो समझने वाला व्यक्ति है वो बहुत ही इजी अगर लैंग्वेज में होगा, आसान लैंग्वेज में होगा तो आसानी से समझ जाएगा। और स्वतः पूर्णता की अपेक्षा रहती है। स्वतः पूर्णता मतलब ऐसा ना हो कि कुछ लिखे और छोड़ दिए। मतलब शब्द जो है वो पूर्ण होना चाहिए जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले, वरना पढ़ने वाले को अच्छे से अर्थ नहीं समझ में आएगा तो अर्थ का अनर्थ निकाल करके कुछ और भी पढ़ सकता है। पत्रों के औपचारिक पत्रों के अंतर्गत दो प्रकार के पत्र आते हैं। जो दो प्रकार के हमारे पत्र हैं उसमें पहला है क सरकारी, अर्ध सरकारी और व्यावसायिक संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र। इनकी विषय वस्तु प्रशासन, कार्यालय और कारोबार से संबंधित होती है। यहाँ आप लोग कारोबार कर लीजिएगा, कारोबार हो गया है। इसकी भाषा शैली निश्चित सांचे में ढली होती है और प्रारूप निश्चित होता है। देखिए जो हम प्रशासन और कार्यालय का जो पत्र लिखते हैं ना, वो पत्र लिखने की जो भाषा और शैली होती है वो एक निश्चित सांचे में ढली होती है। यानी निश्चित रूप, प्रारूप और उसके आकार की निश्चितता होती है। ये नहीं है कि हम पत्र जो लिख रहे हैं वो कहीं भी लिख दें। अगर हमें बाएं लिखना है तो हम दाहिने लिख लें, ऊपर लिख दें, नीचे लिख दें। ये एक लिखने का तरीका होता है इसके। उसी हिसाब से हम पत्र को लिखते हैं। अपने मन से जहाँ तहाँ भी पत्र को नहीं लिख देते। लिखने का एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट पे हम पत्र को लिखते हैं। सरकारी कार्यालयों और बैंकों और व्यावसायिक संस्थानों द्वारा किए जाने वाला पत्र व्यवहार इस वर्ग के अंतर्गत आता है। विभिन्न पदों के लिए लिखे गए आवेदन पत्र भी इसी श्रेणी में आते हैं। अब ख है हमारा सामान्य जीवन व्यवहार तथा अन्य विशिष्ट संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र। सामान्य जीवन व्यवहार तथा अन्य विशिष्ट संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र। ये पत्र परिचित एवं अपरिचित व्यक्तियों को तथा विभिन्न क्षेत्रों से संबंध अधिकारियों को लिखे जाते हैं। इनकी विषय वस्तु सामान्य जीवन की विभिन्न स्थितियों से संबंध होती है। यह प्रायः सामान्य और औपचारिक भाषा शैली में लिखे जाते हैं। इनके प्रारूप में प्रायः स्थिति और संदर्भ के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। इसके अंतर्गत शुभकामना पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, शोक संवेदना पत्र, पूछताछ पत्र, शिकायती पत्र, समस्या मूलक पत्र, संपादक
कुपत्र आदि आते हैं। औपचारिक पत्र के हम 2 उदाहरण देखें। अब हम देखेंगे पत्र के अंग। पत्र के कितने अंग होते हैं? पत्र चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक, समांतर पत्र के निम्नलिखित अंग होते हैं। चाहे पत्र औपचारिक पत्र हम लिख रहे हैं, चाहे हम अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं, लेकिन पत्र के जो अंग हैं दोनों के समांतर एक एक ही अंग होते हैं। इसी तरह से फॉर्मेट एक ही होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन एक ही माना जाता है कि एक ही तरह से होते हैं। जैसे जब हम पत्र लिखेंगे तो पता और दिनांक पहले लिखेंगे, फिर संबोधन तथा अभिवादन शब्दावली का प्रयोग करते हैं। संबोधन लिखते हैं कि सेवा में प्रधानाचार्य जी या केंद्र व्यवस्थापक जी या विभागाध्यक्ष जी, ऐसे संबोधन होता है। पत्र की सामग्री लिखते हैं, फिर पत्र किसके पास पत्र लिख रहे हैं वो हमारी सामग्री होती है कि क्या किसके संदर्भ में लिख रहे हैं, वो सब हमारी सामग्री होती है। फिर पता की समाप्ति स्वनिर्देश और हस्ताक्षर, और पता की समाप्ति फिर जो पता है वो उसकी समाप्ति से हम पत्र का एंड करते हैं, तो समाप्त करते हैं। और स्वनिर्देश और हस्ताक्षर, अपना निर्देश भी कुछ उत्तर देते हैं और अपना हस्ताक्षर भी करते हैं, नाम भी लिखते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। आइए अब इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। पता तथा और दिनांक क्या होता है? देखिए, पत्र के बाईं और कोने में पत्र लेखन का पता लिखा जाता है और उसके नीचे तिथि दी जाती है। देखिए, पत्र के बाईं ओर कोने में पत्र लेखन का पता लिखा जाता है, बाईं ओर लिखा जाता है पत्र लेखन का पता, ध्यान रखना। संबोधन और तथा अभिवादन ये कहाँ लिखते हैं? जब हम किसी को पत्र लिखना शुरू करते हैं तो उस व्यक्ति के लिए किसी न किसी संबोधन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे पूज्य, आदरणीय, पूजनीय, श्रद्धेय, प्रिय, प्रियवर, मान्यवर आदि शब्दों का प्रयोग हम पत्र लिखते समय करते हैं। चाहे वो अपने हिसाब से लगा लेते हैं कि अगर औपचारिक है तो हमें वहाँ पे पत्र जब लिख रहे हैं तो उसमें क्या लिखना चाहिए, अनौपचारिक है तो क्या लिखना चाहिए, आदरणीय कहाँ लगाना चाहिए, श्रद्धेय कहाँ लगाना चाहिए और मित्र, प्रिय मित्र कहाँ लगाना चाहिए। ये अनौपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्रों के बारे में मैं बता रही हूँ। प्रिय संबोधन का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। जब हम प्रिय संबोधन का प्रयोग करेंगे तो कहाँ करेंगे? अपने से छोटे के लिए। जब हम अपने से किसी छोटे के पास पत्र लिख रहे हैं तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे? प्रिय। फिर अपने बराबर वालों के लिए, अगर हमारा कोई सहपाठी है तो उसके पास यदि हम कोई पत्र लिख रहे हैं तो वहाँ पे क्या लिखेंगे? हम उसको भी प्रिय, उसके बाद उसका नाम जो भी हो वो लिखेंगे। फिर घनिष्ठ व्यक्तियों के लिए, अगर कोई मेरा बहुत घनिष्ठ व्यक्ति है, कोई बहुत अपना है, तो उसके लिए भी हम प्रिय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, औपचारिक स्थिति में अगर हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो उस स्थिति में क्या लिखेंगे? मान्यवर शब्द का भी प्रयोग करते हैं। मान्यवर, प्रिय महोदय शब्द का भी प्रयोग करते हैं। अगर लेडीज हो तो उसके लिए महोदया का प्रयोग करते हैं। प्रिय श्री, श्रीमती, सुश्री नाम या उपनाम, श्रीमती और सुश्री उसके हिसाब से प्रयोग करते हैं कि मैरिड है कि अनमैरिड है। और फिर प्रिय नाम, जी आदि का भी प्रयोग हम औपचारिक पत्रों में करते हैं। अनौपचारिक पत्रों में महोदय, महोदय संबोधन शब्द के बाद अल्प विराम का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो महोदय संबोधन शब्द के बाद किसी भी अल्प विराम का प्रयोग हम नहीं करते हैं, क्योंकि अगली पंक्ति में हमें अभिवादन के लिए कोई शब्द नहीं देना होता है। अब हम देख लेते हैं कि औपचारिक पत्र जब लिखेंगे तो उसके क्या, कैसे लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे। एक मैं आपको फॉर्मेट बता दे रही हूँ कि अगर औपचारिक पत्र लिखते हैं, आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो कि मैडम पत्र में दिनांक कहाँ लिखा जाएगा, मैम नाम कहाँ लिखा जाएगा। तो ऐसे ही मैं एक फॉर्मेट आपको बता रही हूँ, आप इसे ध्यान से देखना। जैसे मान लो लिखते हैं कि औपचारिक पत्र में प्रधानाचार्य को लिखे गए प्रार्थना पत्र का प्रारूप है एक,
सेवा में पहले लिखेंगे, फिर प्रधानाचार्य, फिर उसके बाद विद्यालय का नाम और पता, आप जिस भी विद्यालय से में पढ़ते हैं। विषय पत्र लिखने के कारण, अब विषय में क्या लिखेंगे कि किस कारण से पत्र लिख रहे हैं, उसका कारण क्या है लिखने का पत्र, वो हम विषय में डालेंगे, विषय जरूर लिखते हैं। फिर महोदय जी से स्टार्ट करते हैं। फिर पहला अनुच्छेद लिखेंगे, दूसरा अनुच्छेद लिखेंगे पत्र लिखते समय। फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या जो भी हैं, आप शिष्य हैं तो शिष्य हैं कि शिष्या जो भी हैं आप लिखेंगे। और फिर क ख ग क, को किस क्लास में पढ़ते हैं वो लिखेंगे। फिर आप दिनांक लिखेंगे। इस तरह से ये औपचारिक पत्र के उदाहरण थे, एक नमूना था। अब हम देख लेते हैं कि प्रार्थना पत्र अगर हमें लिखना हो प्रधानाचार्य जी को तो कैसे लिखेंगे। क्यों, विषय क्या है इसका, बहन की शादी के लिए अवकाश प्रदान हेतु प्रार्थना पत्र। एक हमें अवकाश लेनी है, मेरे घर में मेरी बहन की शादी पड़ी है जिसमें हमें एक अवकाश लेना है इस विद्यालय से, तो हम उसके लिए प्रार्थना पत्र कैसे लिखेंगे इसको देख लेते हैं। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ। मेरे घर में मेरी बहन की शादी है जिसकी दिनांक 10/9/2018 और 11/9/2018 निश्चित हुई है, शादी का डेट। मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूँ, अतः शादी में बहुत सी कार्यों में मेरा होना अति आवश्यक है। इसी कारण मुझे 8/9/2018 से 12/9/2018 तक का अवकाश चाहिए। अतः ये पहला अनुच्छेद हो गया हमारा। दूसरा अनुच्छेद है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। इसके बाद धन्यवाद के साथ आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या जो भी आप लिखेंगे, फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर अपना क्लास, रोल नंबर और दिनांक लिखेंगे। अब एक अनौपचारिक पत्र का हम एग्जाम्पल देख लेंगे, उदाहरण। अब इसमें है कि चाचा जी को जन्मदिन के उपहार का धन्यवाद करने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखें। सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, फिर लिखेंगे चरण स्पष्ट चाचा जी, मैं यहाँ पर कुशल मंगल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल होंगे। आदरणीय चाचा जी, पिछले सप्ताह मेरा जन्मदिन था और मुझे वह पत्र प्राप्त हुआ जिसमें आपने न आने का कारण बताया था। मैं उस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा नाराज हूँ। मैं आपके आने की उम्मीद लगाकर बैठा था और आपने न आकर सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आपने उस पत्र के साथ मेरे जन्मदिन का उपहार भी भेजा था। हालांकि कोई भी उपहार आपकी मौजूदगी से ज़्यादा शायद ही मुझे खुशी देता, लेकिन उस उपहार को पाकर मैं बहुत ज़्यादा खुश और संतुष्ट महसूस कर रहा हूँ। चाचा जी, आप यह जानते हैं कि मैं समय का कितना अधिक पाबंद हूँ और इसीलिए आपने यह घड़ी मुझे भेंट स्वरूप देकर मेरे इरादे को और भी ज़्यादा मजबूत किया है। आपकी यह घड़ी मुझे अनुशासन और समय के महत्व के बारे में सदैव बताती रहेगी। मैं यह घड़ी पाकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ और यह प्रार्थना करता हूँ कि मेरे अगले जन्मदिन पर आप भी मौजूद रहें। चाचा जी को चरण स्पर्श, नेहा, चाची जी को चरण स्पर्श और नेहा और अभय को भी मेरा स्नेह यानी कि प्यार। आपका आज्ञाकारी अनिरुद्ध, आपका जो भी नाम होगा आप यहाँ पे नीचे लिख देंगे। अब आपको कुछ गृह कार्य दिया जा रहा है। गृह कार्य के पहले जितना भी मैं स्लाइड शो की हूँ सारे को अपने आपको नोटबुक में लिखना है और फिर उसके अतिरिक्त गृह कार्य में कार्यालय पत्र और आवेदन पत्र के एक एक उदाहरण अपनी उत्तर पुस्तिका में आप लिखेंगे भी और समझेंगे भी।